हर साल जनवरी में मतलब एक ही कहानी होती है। जिम भर जाते हैं, लोग नई नई डायरी, नई किताबें खरीदते हैं और हर कोई अपनी बुरी आदतें छोड़ने की कसमें खाता है। और फिर फरवरी आते आते सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। हम सब बेहतर बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। ये एक बहुत ही आम अनुभव है और काफी निराशाजनक भी। ऐसा लगता है कि उत्साह और प्रेरणा की एक शेल्फ लाइफ होती है जो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि कोई अपनी आदतों को असल में बदल कैसे सकता है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स का एक बहुत ही कमाल का विजुअल सारांश है और हम इसके जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आदतों के पीछे का विज्ञान क्या है और इसे हम अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक ऐसा विषय है जो सिर्फ नए साल के संकल्पों से कहीं ज्यादा गहरा है। ये तो मतलब हमारे हर दिन के काम करने के तरीके से जुड़ा है। हाँ, इस बातचीत को शुरू करने के लिए सारांश में एक गजब का उदाहरण दिया गया है। सोचिए कि एक विमान न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स के लिए उड़ान भर रहा है। अगर पायलट उड़ान भरने से ठीक पहले विमान की दिशा में सिर्फ 3 डिग्री का मतलब मामूली सा बदलाव कर दे, इतना छोटा कि कोई नोटिस भी ना करे, तो वो अपनी मंजिल लॉस एंजल्स के बजाय मेक्सिको के तिजुआना के पास पहुंचेगा। और यही मिसाल एक तरह से आज की पूरी चर्चा का सार है कि आदतों में ये छोटे छोटे बदलाव मतलब जो दिखते भी नहीं हैं, वो हमारी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह से बदल सकते हैं, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। आज की बातचीत इसी विचार की गहराई में जाएगी कि ये छोटे बदलाव इतने शक्तिशाली क्यों हैं और हम जानबूझकर अपने विमान की दिशा कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए इस सारांश के पहले बड़े विचार पर आते हैं, और वो ये कि बड़ी सफलता के लिए बड़े कदमों की जरूरत नहीं होती है। ये 1% सुधार के विचार पर जोर देता है। इसका गणित तो मुझे बहुत ही चौंकाने वाला लगा। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो एक साल में वो लगभग 38 गुना बेहतर हो जाता है। हाँ, और इसका उल्टा भी उतना ही सच और डरावना है। अगर कोई हर दिन 1% बदतर होता है तो एक साल में वो अपनी काबिलियत का लगभग 97% खो देता है। मतलब लगभग 0 पर पहुंच जाता है। 0 पर। ये बिल्कुल चक्रवर्ती ब्याज या कंपाउंडिंग की तरह है। ज्ञान, कौशल, अच्छे रिश्ते, ये सब आपके पक्ष में कंपाउंड हो सकते हैं, जबकि तनाव, गलत खर्च और नेगेटिव सोच आपके खिलाफ। इस सारांश में एक ग्राफ है जिसने मेरा ध्यान खींचा। वो दिखाता है कि हम प्रगति को एक सीधी रेखा में सोचते हैं, लेकिन असलियत में वो एक हॉकी स्टिक की तरह है। हाँ, शुरुआत में तो कुछ होता ही नहीं। मुझे लगता है यहीं पे ज्यादातर लोग और मैं भी हिम्मत हार जाते हैं। बिल्कुल। हम मेहनत तो कर रहे होते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं दिखता। बिल्कुल। और इसी को स्रोत में निराशा की घाटी या द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहा गया है। ये वो दौर है जब हमारी उम्मीदों और असलियत के बीच का फासला सबसे ज्यादा होता है। हमें लगता है हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन असल में कंपाउंडिंग का असर सतह के नीचे हो रहा होता है। जैसे एक बांस का पेड़, वो पहले 5 साल तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाता है और फिर सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फुट तक बढ़ जाता है। आदतों का असर भी ऐसा ही होता है। यहाँ धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इस सारांश में एक बात ऐसी है जो मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली थी, और वो है लक्ष्यों को भूल जाओ। ये तो हमें सिखाई गई हर बात के खिलाफ जाता है। हर कोई तो लक्ष्य बनाने की बात करता है। ये सारांश ऐसा क्यों कह रहा है? ये विचार वाकई पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। देखिए, लक्ष्य वो परिणाम है जो कोई पाना चाहता है, जैसे मैराथन दौड़ना, जबकि सिस्टम वो प्रक्रिया है जो उस परिणाम तक ले जाती है, जैसे हर हफ्ते 3 दिन ट्रेनिंग करना। स्रोत का तर्क ये है कि सिर्फ लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में कई समस्याएं हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन क्या लक्ष्य पूरी तरह बेकार हैं? मतलब मैराथन खत्म करने की वो खुशी, वो उपलब्धि की भावना, क्या वो प्रेरणा के लिए जरूरी नहीं है? जरूरी है, पर सिर्फ दिशा तय करने के लिए। समस्या ये है कि जीतने वालों और हारने वालों के लक्ष्य अक्सर एक जैसे होते हैं। ओलंपिक में हर एथलीट गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, तो सिर्फ लक्ष्य का होना ही फर्क पैदा नहीं करता। सही। फर्क उनके ट्रेनिंग के सिस्टम से पैदा होता है। दूसरी बात, लक्ष्य हासिल करना वो जीवन को सिर्फ एक पल के लिए बदलता है। मैराथन दौड़ने के बाद क्या होता है? प्रेरणा खत्म हो जाती है और लोग अक्सर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस चले जाते हैं। सिस्टम आपको हर दिन जीतने का मौका देता है,
जब आप अपनी प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ठीक है, तो अगर सब कुछ सिस्टम के बारे में ही है तो हम एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाएं जो असल में काम करे और टिकाऊ हो? यहीं पर व्यवहार परिवर्तन के 3 स्तरों की बात आती है। ये समझना बहुत जरूरी है। पहला स्तर है परिणाम बदलना, यानी आउटकम्स, जैसे वजन कम करना। दूसरा स्तर है प्रक्रिया बदलना, यानी प्रोसेस, जैसे जिम जाना। और तीसरा सबसे गहरा स्तर है पहचान बदलना, आइडेंटिटी, यानी आप अपने बारे में क्या विश्वास करते हैं। ये पहचान बदलने वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये एक तरह का दिखावा करो जब तक सच ना हो जाए वाला मामला नहीं है? मतलब अगर मैं धावक नहीं हूं और खुद को धावक कहना शुरू कर दूं, तो क्या मेरा दिमाग इस बात को मानेगा? ये शुरुआत में थोड़ा बनावटी नहीं लगेगा? बहुत अच्छा सवाल है। ये दिखावा करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी पहचान के लिए सबूत इकट्ठा करने के बारे में है। लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं है, बल्कि एक धावक बनना है। लक्ष्य एक किताब लिखना नहीं है, बल्कि एक लेखक बनना है। अच्छा। हर बार जब आप जूते पहनकर सिर्फ 1 किलोमीटर भी दौड़ते हैं, तो आप एक धावक होने की पहचान के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं। हर बार जब आप एक पैराग्राफ लिखते हैं, तो आप एक लेखक होने के लिए वोट डाल रहे होते हैं। धीरे धीरे ये छोटे छोटे वोट आपकी आत्म छवि को बदल देते हैं, और फिर आपका व्यवहार स्वाभाविक रूप से उस पहचान के साथ जुड़ जाता है। वाह, अपनी पहचान के लिए वोट डालना, ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो ये आदतें, ये वोट असल में हमारे दिमाग में बनते कैसे हैं? ये एक 4 चरणीय चक्र के जरिए होता है, जिसे आदत का चक्र या द हैबिट लूप कहते हैं। ये 4 चरण है: संकेत यानी क्यू, फिर लालसा यानी क्रेविंग, फिर प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स, और आखिर में इनाम रिवॉर्ड। ओके। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। संकेत, आपका फोन वाइब्रेट करता है। लालसा, आप जानना चाहते हैं कि किसका संदेश है। प्रतिक्रिया, आप फोन उठाते हैं और मैसेज देखते हैं। इनाम, आपकी उत्सुकता शांत होती है, और ये इनाम आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि ये चक्र भविष्य में दोहराने लायक है। और ये चक्र जितनी बार दोहराया जाता है, उतना ही स्वचालित, मतलब ऑटोमेटिक होता जाता है। मैंने ये देखा है, कभी कभी मैं फेसबुक चेक करने के लिए फ़ोन उठाता हूँ और फिर बिना सोचे समझे इंस्टाग्राम और फिर ट्विटर खोल लेता हूँ। देखते देखते 20 मिनट कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, आपका दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए बना है, और आदतें यही करती हैं। वे व्यवहार को ऑटो पायलट पर डाल देती हैं। अच्छी और बुरी दोनों तरह की आदतें इसी चक्र का पालन करती हैं। अब सवाल ये है कि हम इस चक्रों को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें। हाँ, अब आते हैं इसके सबसे व्यवहारिक हिस्से पर। सारांश में इस चक्र को नियंत्रित करने के लिए 4 नियम दिए गए हैं। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। इस नियम का मकसद आदत के संकेत को मतलब सामने लेकर आना है। इसके लिए कुछ तरीके बताए गए हैं। पहला है हैबिट स्कोर कार्ड। बस एक दिन अपनी सभी आदतों को लिखें, उठने से लेकर सोने तक, और उन्हें अच्छा प्लस, बुरा माइनस या तटस्थ इज इक्वल के रूप में मार्क करें। इसका मकसद सिर्फ जागरूकता लाना है, क्योंकि हमारी ज्यादातर आदतें अदृश्य होती हैं। जागरूकता पहला कदम है। अच्छा, और दूसरा तरीका है कार्यान्वयन का इरादा या इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। नहीं, इसका मतलब बहुत सरल है। मैं और पढ़ूंगा जैसी बातों का कोई मतलब नहीं होता। दिमाग को ये पसंद नहीं है। उसे साफ साफ बताना पड़ता है कि क्या, कब और कहाँ करना है। जैसे मैं कल सुबह 6 बजे किचन में 15 मिनट के लिए पढ़ूंगा। अब ये एक असली प्लान है, और जिन लोगों के पास ऐसा स्पष्ट प्लान होता है, उनके उस काम को करने की संभावना 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। और इसी से जुड़ा एक और आइडिया है आदत स्टैकिंग का। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली है। इसमें आप एक नई आदत को किसी मौजूदा स्थापित आदत से जोड़ देते हैं। जैसे सुबह की कॉफी बनाने के बाद मैं 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगा। यहाँ कॉफी बनाना एक ठोस संकेत बन जाता है। और आखिर में अपने पर्यावरण को डिजाइन करें। अच्छी आदतों के संकेतों को सामने रखें। रात में ही वर्कआउट के कपड़े बाहर रख दें और बुरी आदतों के संकेतों को छिपा दें। फोन को दूसरे कमरे में रखना। मेरे लिए तो ये गेम चेंजर रहा है। ठीक है, तो आदत को स्पष्ट बनाना उसे शुरू करने के लिए जरूरी है। लेकिन मान लीजिए मैंने अलार्म लगा दिया, पर जब वो बजा तो मुझे वो काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। उस मन नहीं है वाली भावना से कैसे लड़ें? यहीं पर शायद दूसरा नियम आता है, इसे आकर्षक बनाएं। मेक इट अट्रैक्टिव। बिल्कुल सही, ये लालसा से जुड़ा है।
और इसका सीधा संबंध डोपामाइन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर से है। और मज़ेदार बात यह है कि डोपामाइन सिर्फ इनाम मिलने पर नहीं, बल्कि इनाम की अपेक्षा में भी रिलीज होता है। अच्छा। हाँ, जंक फूड खाने से ज्यादा डोपामाइन उसे देखकर या उसके बारे में सोचकर रिलीज होता है। यही लालसा को प्रेरित करता है। तो हम एक्सरसाइज जैसी बोरिंग चीज को आकर्षक कैसे बना सकते हैं? इसका एक तरीका है आकर्षणों को एक साथ जोड़ना या टेम्पटेशन बंडलिंग। इसमें आप एक ऐसी क्रिया जिसे करने की जरूरत है उसे उस क्रिया के साथ जोड़ते हैं जिसे आप करना चाहते हैं। जैसे मैं अपना पसंदीदा नेटफ्लिक्स शो सिर्फ ट्रेडमिल पर दौड़ते समय देखूंगा। इससे आपका दिमाग वर्कआउट को एक इनाम से जोड़ने लगता है और धीरे धीरे आप उसे करने के लिए उत्सुक होने लगते हैं। और इसमें शायद हमारे आसपास के लोगों का भी बड़ा हाथ होता है। जैसे अगर मेरे सारे दोस्त फिटनेस को लेके जुनूनी हैं, तो शायद मुझ पर भी उसका असर पड़ेगा। निश्चित रूप से हम उन आदतों को अपनाते हैं जिन्हें हमारा समूह सामान्य और आकर्षक मानता है। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो एक बुक क्लब में शामिल हों। जब आपके आसपास के लोग उस आदत को अपनाते हैं तो वो आपके लिए भी आकर्षक बन जाती है। ये हमारे अंदर की सामाजिक प्राणी होने की गहरी इच्छा से जुड़ा है। ये बात तो समझ में आती है। हम इंसान असल में बहुत आलसी होते हैं। यहीं पर तीसरा नियम आता है, इसे आसान बनाएं। हाँ, और ये प्रतिक्रिया से संबंधित है। इसका मूल सिद्धांत है न्यूनतम प्रयास का नियम। हमारा दिमाग हमेशा ऊर्जा बचाने का सबसे आसान रास्ता खोजता है। जिस काम में जितनी ज्यादा रुकावट या घर्षण होगा, उसके होने की संभावना उतनी ही कम होगी। हमें अच्छी आदतों में लगने वाले घर्षण को कम करना होगा। ये वर्कआउट के कपड़े रात में रखने वाली बात सच में काम करती है। मैंने ये कोशिश की है। जिस दिन मैं नहीं रखता, मेरा दिमाग सुबह 100 बहाने बना लेता है। लेकिन अगर कपड़े सामने रखे हों तो उन पर से गुजर के कॉफी बनाने में भी शर्म आती है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही शक्तिशाली नियम है 2 मिनट का नियम। अपनी किसी भी नई आदत को उसके 2 मिनट के संस्करण में बदलें। रोज 1 घंटा पढ़ना बन जाता है 1 पेज पढ़ना। रोज योगा करना बन जाता है योगा मैट बिछाना। लेकिन सिर्फ योगा मैट बिछाने या 1 पेज पढ़ने से क्या होगा? इससे तो कोई नतीजा नहीं मिलेगा। शुरुआत में लक्ष्य नतीजा पाना ही नहीं है। लक्ष्य है आदत को स्थापित करना। सबसे मुश्किल हिस्सा है शुरुआत करना। 2 मिनट का नियम शुरुआत करने के घर्षण को लगभग शून्य कर देता है। कोई भी योगा मैट बिछा सकता है। एक बार जब आप रोज दिखने की आदत डाल लेते हैं, जो कि सबसे मुश्किल काम है, तो उसे धीरे धीरे बढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। यह उस हवाई जहाज के रुख को सिर्फ आधा डिग्री बदलने जैसा है। उस पल में कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन महीनों बाद आप एक पूरी तरह से अलग जगह पर होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो मैंने आदत को स्पष्ट, आकर्षक और आसान बना दिया। मैंने 2 मिनट के लिए योगा मैट बिछा भी लिया। लेकिन अगले दिन भी मैं ऐसे क्यों करूंगा? मुझे इससे तुरंत क्या मिल रहा है जो मुझे वापस आने के लिए प्रेरित करे? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और यही चौथा और आखिरी नियम आता है, इसे संतोषजनक बनाएं। ये इनाम से जुड़ा है। इसका सिद्धांत है, जिस चीज का तुरंत इनाम मिलता है उसे दोहराया जाता है। जिस चीज की तुरंत सजा मिलती है उससे बचा जाता है। पहले 3 नियम ये सुनिश्चित करते हैं कि आदत इस बार हो, जबकि ये चौथा नियम सुनिश्चित करता है कि आदत अगली बार भी दोहराई जाए। यही तो असली चुनौती है। बुरी आदतों जैसे धूम्रपान या जंक फूड का इनाम तुरंत मिलता है, लेकिन सजा बहुत बाद में। और अच्छी आदतों जैसे कसरत में सजा मतलब थकान तुरंत मिलती है और इनाम बहुत बाद में। बिल्कुल। हमारा दिमाग तत्काल संतुष्टि के लिए बना है, इसलिए हमें अच्छी आदतों में कोई तत्काल इनाम जोड़ना होगा। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत पूरी करें तो खुद को एक छोटा संतोषजनक इनाम दें। साथ ही प्रगति को ट्रैक करना ये बहुत संतोषजनक होता है। एक कैलेंडर पर हर दिन क्रॉस लगाना दिमाग को एक छोटा इनाम देता है और ये श्रृंखला को ना तोड़ने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन श्रृंखला तो टूटेगी ही, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो होगा ही। तब क्या करें? क्या सबको छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत एक बहुत अच्छा नियम बताता है, कभी भी 2 बार न चूकें। एक बार चूकना एक गलती है जो किसी से भी हो सकती है, लेकिन लगातार 2 बार चूकना एक नई बुरी आदत की शुरुआत है। और अगर आपको और ज्यादा मजबूत तरीका चाहिए तो एक जवाबदेही साथी या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें। किसी दोस्त को बताएं कि अगर आप आज वर्कआउट छोड़ते हैं तो आपको उसे 500 रुपए देने होंगे। तत्काल सजा का डर एक बहुत शक्तिशाली प्रेरक है। तो कुल मिलाकर अगर हम इन 4 नियमों को समझें,
आदत को स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाएं तो हम कोई भी आदत बना सकते हैं और इसका उल्टा करके किसी भी बुरी आदत को तोड़ सकते हैं, उसे अदृश्य, अनाकर्षक, मुश्किल और असंतोषजनक बनाकर। एकदम सही। सारांश के अंत में लेखक ने इसका एक बहुत अच्छा व्यक्तिगत उदाहरण दिया है। वर्कआउट की आदत बनाने के लिए उसने यही किया। स्पष्ट, मैं सुबह 6 बजे लिविंग रूम में वर्कआउट करूंगा। आकर्षक, वर्कआउट को अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनने के साथ जोड़ा। आसान, रात में ही डंबल और कपड़े बाहर रख दिए। और संतोषजनक, हर दिन हैबिट ट्रैकर में दिन को काटना और अपने साथी को सबूत के तौर पर तस्वीर भेजना। और उसने सोशल मीडिया की बुरी आदत को तोड़ने के लिए भी इसी का उल्टा किया। हाँ, उसे अदृश्य बनाया, जैसे फोन की होम स्क्रीन को उबाऊ बनाकर और एप्स डिलीट करके। अनाकर्षक बनाया, मतलब उसे समय की बर्बादी के रूप में देखकर। मुश्किल बनाया, काम करते समय फोन को दूसरे कमरे में रखकर। और असंतोषजनक बनाया, एक जवाबदेही साथी को हर बार नियम तोड़ने पर $10 देने का वादा करके। ये दिखाता है कि कैसे इस ढांचे को व्यवहारिक रूप से लागू किया जा सकता है। आज की हमारी पूरी बातचीत में एक बात बार बार सामने आ रही है: सिस्टम, पहचान और खास तौर पर हमारा माहौल। हाँ, और ये एक बहुत ही गहरे सवाल की ओर ले जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुद को बदलने के लिए हमें और ज़्यादा इच्छा शक्ति या आत्म अनुशासन की ज़रूरत है। लेकिन क्या होगा अगर ज़्यादा शक्तिशाली सवाल ये हो, हम अपने पर्यावरण को कैसे बदल सकते हैं? अगर किसी का वातावरण सफलता के लिए पूरी तरह से डिज़ाइन किया गया हो, जहां अच्छी आदतें आसान और बुरी आदतें मुश्किल हों, तो उसे असल में कितनी इच्छा शक्ति की ज़रूरत होगी? मतलब आत्म अनुशासन का रहस्य अधिक इच्छा शक्ति का होना नहीं है, बल्कि इसकी कम जरूरत महसूस करना है। शायद यही है। ये अपने विमान की दिशा में सिर्फ एक बार 3 डिग्री का बदलाव करने जैसा है। अगर आपका माहौल ही सही दिशा में सेट है तो बाकी का सफर काफी हद तक ऑटो पायलट पर हो सकता है।